नमस्कारम। नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से बात करती हूँ आज भी प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य और प्रथम प्रश्न पत्र में। आज का मेरा विषय है कबीर की बोली एवं भाषा, कि उनकी साहित्य की बोली और भाषा किस श्रेणी में आती है और कैसी है। कबीर की भाषा एवं साहित्य का अध्ययन अत्यधिक विवादास्पद बना हुआ है। कबीर की भाषा का अध्ययन उनके साहित्य में अवगाहन कर ही किया जा सकता है। कबीर साहित्य तथा कबीर की कही जाने वाली रचनाएं कौन कौन सी हैं? 15वीं शताब्दी से आज तक मूल कबीर साहित्य के साथ ही कबीर के नाम पर अनेक रचनाएं प्राप्त हुई हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर साहित्य को मूल कबीर साहित्य तथा वृहत कबीर साहित्य में विभाजित कर स्पष्ट कहा है कि कबीर साहित्य का अध्ययन करने वाले अनेक विद्वानों ने अभी तक अधिकतर उक्त वृहत कबीर साहित्य का ही अध्ययन करने की चेष्टा की है। यदि कभी इसके मूल भाग की ओर ध्यान दिया है तो भी इसके उक्त दोनों अंगों को पृथक करके उनमें से किसी एक पर स्वतंत्र रूप से गंभीर अध्ययन बहुत कम किया गया है। आचार्य चतुर्वेदी जी ने काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्राप्त संग्रह किसी गुटकी को लेकर हरिऔध जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर मोहन सिंह, डॉक्टर बड़तवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर भटनागर तथा श्रीवास्तव जी द्वारा कबीर साहित्य की रचनाओं का उल्लेख किया है। कबीर भाषा का अध्ययन तथा कबीर वाणी पर प्राचीनतम ग्रंथ बीजक का प्रकाशन सन 1868 में हुआ था। श्री विचारदास शास्त्री ने बीजक की भूमिका में प्रथम बार कबीर की भाषा का व्याख्या की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने काशी नागरी प्रचारणी भाषा के प्रयास से कबीर वचनावली की रचना की थी, जिसका प्रकाशन सन 1916 में हुआ है। इसी संदर्भ में हरिऔध जी के कार्य को श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के रूप में संपादन कर पूर्ण किया था। कबीर ग्रंथावली का ही संदर्भ कबीर के मूल अवतरणों का उल्लेख कर विद्वानों द्वारा दिया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने सन 1926 में कबीर की भाषा का विवेचन अपने शोध ग्रंथ में किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर की भाषा के वैज्ञानिक तथा काव्यात्मक पक्ष से संबंधित अनेक प्रश्न उठाए हैं। कबीर की भाषा की समस्या पर अन्य कई विद्वानों ने भी विचार किए हैं। कबीर साहित्य के प्रसंग में विज्ञान बीजक में संकलित साखी तथा वसंत चाचरी, हिंडोला, बल्ले, विरहुली तथा लघु कृतियों का संग्रह, संस्कृत व्याख्या का समुद्रण हिंदी व्याख्या सहित किया गया है। कबीर साखी में रमैनी शब्द तथा अन्य लघु कृतियों पर विचार करने से पूर्व विद्वानों ने कबीर की भाषा का निर्धारण किया है। इनमें प्रमुख हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा का विवेचन तो नहीं किया, किंतु टिप्पणियां अवश्य की हैं। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। कबीर में केवल शब्द ही नहीं, क्रियापद, कारक, चिन्ह आदि भी कई भाषाओं में मिलते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसी से बाहरी प्रभावों के बहुत शिकार हुए। भाषा और व्याकरण की स्थिरता उनमें नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में अक्खड़पन है और साहित्यिक कोमलता या प्रसाद का सर्वथा अभाव है। कहीं कहीं उनकी भाषा गंवारू लगती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, कबीर साहब के ग्रंथों का आदर कविता दृष्टि से नहीं, विचार दृष्टि से है।
कहीं कहीं उनकी भाषा में कुछ गंवारोपन आ जाता है। कबीर की भाषा संबंधी अध्ययन निर्गुण काव्य तथा कबीर द्वारा प्रयुक्त अलंकार प्रतीक योजना एवं काव्यालोचन पर कई विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हैं। इनमें से है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में। उन्होंने कबीर के बीजक की भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमेनी और शबद में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर की भाषा की विवेचना करते हुए भाषीय शब्दों का उल्लेख कर व्यक्त किया है कि परंतु फिर भी इतना कह देने मात्र से ही हमें कबीर साहब की भाषा के विषय में पूरा समाधान नहीं होता है। कबीर की साहित्य तथा भाषा के प्रति प्रबुद्ध भारतीय विद्वानों का ध्यान सन 1923 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कबीर के 100 पदों के अंग्रेजी अनुवाद के कारण ही आकर्षित हुआ था। कबीर की भाषा में कवित्व की खोज कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के आंग्ल भाषा अनुवाद के पश्चात ही प्रारंभ हुई है। कबीर की भाषा तथा उनको कवि की मान्यता मिलने के पश्चात कई विद्वानों ने उनकी भाषा के प्रति अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति की है। सूर्यकरण पारिक ने राजस्थानी भाषा में रचित ढोला मारूरा दुहा की भाषा की विवेचना कर किया है। कबीर की भाषा राजस्थानी है एवं कबीर को वैसा ही राजस्थानी का कवि कहा जा सकता है जैसा कि ढोला मारूरा की कर्ता को। भाषा विद्वान सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदी भाषा के विकास का विश्लेषण कर कहा है, भारत के महान संत कबीर के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में उपलब्ध उनकी काव्य की भाषा सूरदास की विशुद्ध ब्रज भाषा एक मिश्रित बोली है। वह हिंदी तथा ब्रजभाषा का एक मिश्रित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा कबीर ग्रंथावली के प्रस्तावना में लिखकर कबीर की भाषा के लिए खिचड़ी शब्द का ही समर्थन किया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने एक अन्य ग्रंथ में अभिमत प्रकट किया है कि भोजपुरिया प्रदेश के होते हुए भी कबीर ने तत्कालीन हिंदुस्तानी कवियों की तरह ब्रजभाषा तथा कभी कभी अवधी का भी प्रयोग किया है। उनकी ब्रजभाषा में कभी कभी पूर्वी रूप झलक जाता है, किंतु जब वे भोजपुरी बोली में व्यक्त करते हैं तो ब्रजभाषा के तथा अन्य पक्ष की भाषा के तत्व दिखाई पड़ते हैं। विचारदास शास्त्री जी कबीर वाणी के प्राचीनतम ग्रंथ बीजक का अध्ययन करके उसकी प्रस्तावना में लिखते हैं, बीजक की भाषा का निर्धारण विचारदास जी ने कबीर द्वारा पूर्वी भाषा में कथन को आधार बनाकर लिखा है। बोली हमरी पूर्व की हमें लिखे नहीं कोई, हमको ता साईं लिखे धुर पूरब का होए। विचारदास जी के मतानुसार बीजक में प्रयुक्त अवधी भाषा में बनारसी, मिर्ज़ापुर तथा गोरखपुरी जिलों की भाषा का समावेश है। यह भाषा पूर्व की ठेठ पूर्वी भाषा है जिसको साधारणतः हिंदी भाषा भाषी समझने में असमर्थ हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधी का प्रथम संत कवि कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत कबीर की प्रस्तावना में लिखा है कि कबीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी हिंदी रूप ही लिए हुए हैं। उसमें स्थान स्थान पर पंजाबी प्रभाव अवश्य दृष्टिगत होता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी देकर कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरिरा देकर। भाषा कुछ ऐसी कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है।
उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना कह सके। सभी विद्वानों द्वारा व्यक्त कबीर की भाषा के संबंध में दृष्टिगत रखकर यह निर्णय करना कठिन है कि कबीर की भाषा कौन सी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह संकेत किया कि कबीर साहित्य में साकियाँ, खड़ी बोली तथा पद रमैनी में अवधी तथा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा तथा बोली के प्रयोग की पृष्ठभूमि में व्यक्ति का कार्यक्षेत्र तथा जन्म स्थान के निकटवर्ती भूभाग में बोली जाने वाली बोली का प्रभाव भी अधिक रहता है। कबीर की कार्यस्थली काशी, अवधी तथा भोजपुरी का संगम स्थल है। बाबूराम सक्सेना के सानिध्य में कई बार कबीर की भाषा पर चर्चा के समय उन्होंने कहा कि यही कबीर की भाषा अवधी से ओतप्रोत थी। यही कारण है कि बाबूराम जी कबीर को अवधी का संत कहते हैं। कबीर भाषा अथवा किसी भी भाषा का स्वरूप एकाएक प्रकट नहीं होता है। कबीर की भाषा 15वीं शताब्दी की भारतीय भाषा है। अतः कबीर की भाषा का स्वरूप निर्धारित करने हेतु भारत में इस्लाम के आगमन की पूर्व अर्थात 1000 ईस्वी के काल में 500 वर्षों 15वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में भाषा के विकास का वैज्ञानिक गहन अध्ययन करना उचित होगा। इन 500 वर्षों में उत्तरी भारत में अवधी, भोजपुरी तथा ब्रजभाषा का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देने लगा था। यदि इन तीनों भाषा के सम्मिश्रण को ध्यान में रखें तो हिंदवी अथवा खड़ी बोली का उद्भव ही इन बोलियों से हुआ था। मुसलमानों के आगमन से उनकी अरबी भाषा के शब्दों का समावेश भी खड़ी बोली में ही हो गया था। कबीर एक घुमंतु संत थे। अतः राजस्थान तथा गुजरात की बोली में प्रयुक्त शब्दों को सारथ्य ग्रहण कर उनको जहाँ उपयुक्त लगा, कबीर ने अपनी वाणी में इनका प्रयोग किया है। अतः कबीर की भाषा को अटपटी तथा चुभने वाली तथा रस, छंद, अलंकारों के अभाव को कहकर परंपरागत संस्कृत साहित्य के मूल्यों के साथ कबीर की भाषा का विवेचन नहीं किया जा सकता। कबीर की भाषा का निर्णय करते समय उनके संस्कारों, विशेषकर दलित समाज में व्याप्त भाषाई संस्कारों को भी दृष्टिगत रखना होगा। कबीर की भाषा में चुभने वाले शब्द वस्तुतः तत्कालीन दलित समाज की भाषा के असरदार शब्द थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त कबीर की भाषा में दरीरा शब्द का यही अर्थ है। कबीर किसी राज दरबार में नहीं परंतु जनता के संत कवि थे। अतः उन्होंने तत्कालीन समाज की जन बोलियों का समावेश कर अपनी भाषा द्वारा तत्कालीन समाज को उपदेश, व्यंग तथा समझाइश देकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया था। धन्यवाद।